नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आह्वान, किसान और प्रकृति का रिश्ता मजबूत करने पर जोर दिया। पंचकुला में किसानों से सीएम सैनी ने सीधा संवाद किया। सीएम ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश भी दिया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की जीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत हुई। कहा, सुपर 100 योजना से आईआईटी का सपना हो रहा साकार। गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग दे रही हरियाणा सरकार। ये भी कहा, पंजाब से बेहतर हुई हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा मंत्री बोले, सुपर 100 योजना हो रही सफल। अब हर जिले के 500 छात्रों को मिलेगा लाभ। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने ली अहम बैठक। 22 जिलों के सीईओ और जिला परिषद चेयरमैन के साथ मंथन हुआ। पंचायती विकास कार्यों की समीक्षा हुई। धीमी परियोजनाओं को रफ्तार देने पर विचार विमर्श हुआ। दिशा बैठक में भड़के सांसद कार्तिकेय शर्मा। विकास कार्यों में देरी पर अधिकारियों की क्लास लगाई। जो काम नहीं करेगा वो जाएगा, ये कहा कार्तिकेय शर्मा ने। लापरवाही पर अधिकारी के ट्रांसफर के दिए निर्देश। नाराज सांसद बीच बैठक से उठकर चले गए। हरियाणा की खेल नीति बनी देश के लिए मिसाल, ये कहा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। कहा, सीएम सैनी के नेतृत्व में खेलों को नई उड़ान मिली है। खिलाड़ियों को सम्मान और सुविधाओं का मजबूत तंत्र मिला है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहा हरियाणा, ये कहा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। 3 महीने से वेतन नहीं, एचआरजीएमसी के खिलाफ कर्मचारियों का धरना। मीरी पीरी संस्थान के कर्मचारियों डॉक्टरों का प्रदर्शन। वेतन भुगतान में देरी पर एचआरजीएमसी घिरी। राज्य स्तरीय कार्यालय के बाहर कर्मचारियों की नारेबाजी। मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए, ये कहा कर्मचारियों ने। गुरुग्राम में भारी बारिश से जल भराव, सड़कें बनी तालाब, लोग हुए परेशान। NH 48 पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंसी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में बारिश के बाद 10 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। नेशनल हाईवे धंसा। फरीदाबाद में बिजली गिरी। रेवाड़ी में स्कॉर्पियो के शीशे तक पहुंचा पानी, लोग परेशान हुए। फरीदाबाद में मोर्चरी के बाहर शव को लेकर भिड़े मायका ससुराल पक्ष। अंतिम संस्कार के अधिकार पर जमकर बवाल हुआ। बीके अस्पताल में मारपीट और पथराव, कई घायल। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर बड़ा विवाद हुआ। पुलिस की मौजूदगी में मायके पक्ष को सौंपा शव। सोनीपत में चलती कार बनी आग का गोला, बची जान। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी। हाईवे पर जलकर खाक हुई कार। दंपति की सतर्कता से बची जिंदगी। और अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत ही खास और अहम खबर के साथ करते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों से संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी कही। सीएम ने कहा कि किसान और प्रकृति के साथ रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा हमें घेर लेगी अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। हम हरित क्रांति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन ज्यादा पैदावार के चक्कर में धरती माता का शोषण नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। तो आगे क्या कुछ कहा संवाद के दौरान, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सुन रहा था सभी हमारे वक्ता जब बोल रहे थे कि प्रकृति ने वाकई में हमें घेर लिया है। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, हम हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती मां के साथ शोषण भी कर दिया है, भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है,
परंतु हमें विचार करना है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने ये कहा है कि चंडीगढ़ के अंदर सभी 22 जिलों के सीईओ और जिला परिषद के चेयरमैन और उनके साथ विभाग की मीटिंग ली गई है। 3 भागों में मीटिंग करनी है, 2 भागों में मीटिंग हो चुकी है। पंचायती राज की मीटिंग हो चुकी है, आरडी की मीटिंग ले चुके हैं, तो HSRL की मीटिंग अभी बाकी है और हर मुद्दे पर डिस्कस किया जा चुका है। सभी चेयरमैनों से सुझाव भी लिए गए हैं। जिस काम में कोई धीमी गति थी उसको कैसे तेज किया जाए, जो केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है वो किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, इस पर बातचीत की गई है। 2026-27 से लेकर 31 तक 8,270 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले हैं। हरियाणा प्रदेश को 1,062 करोड़ रुपए 2026-27 के लिए मिले थे। आगे ये कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पंचायत विभाग धरातल पर काम कर रहा है। चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जो सीईओ सभी 22 के 22 जिलों से और 22 के 22 जिलों के हमारे जिला परिषद के चेयरपर्सन वो आए थे। हमने आज विभाग की 3 भाग में हमने मीटिंग ली है, 2 ले चुके हैं, जिसमें पंचायती राज के ले चुके हैं, आरडी की ले चुके हैं। अभी HSRL की हमारी एम की मीटिंग अभी बाकी है, अब लंच ब्रेक के बाद। इसमें हमने हर मुद्दे के ऊपर हमने डिस्कस किया है और सभी चेयरमैन से सुझाव लिए हैं। सभी सीईओ को भी जिस काम में कोई धीमी गति थी उसको कैसे पूरा किया जा सके, केंद्र सरकार से हमें जो पैसा मिल रहा है उसको समय पर यूटिलाइज हो, उसकी उसी के अंदर हो जाए। जैसे वित्त आयोग का हमें मीटिंग थी, उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश को 2026-27 से लेकर 2031 तक 8270 करोड़ रुपया हमें मिला है और जिसमें हरियाणा प्रदेश को 1,062 करोड़ रुपया 2026-27 का मिला है। इसी प्रकार से वीवी राम जी उसकी हमारे 29 तारीख को दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें 28 प्रदेशों के मंत्री आए थे और उसमें हमारे शिवराज चौहान जो केंद्रीय मंत्री थे उसमें मैं भी शामिल हुआ था। उसमें भी हमारा हरियाणा प्रदेश को 590.19 करोड़ रुपये की राशि मिली है और हमने अपना शेयर जो 3.9 हो गया, हम 370 करोड़ रुपये हमने वो भी डाल दिया, जिससे कि प्रदेश में सुचारू रूप से हमारे विकास के काम होंगे। नायब सैनिक सरकार आज जो पंचायत विभाग है आज धरातल पर पूरा काम कर रहा है। अगली खबर अंबाला से। अंबाला में हुई दिशा की बैठक में उस समय हड़कंप मच गया जब विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। बैठक में चल रही सुस्ती से नाराज सांसद ने न केवल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई बल्कि कार्रवाई में भी निर्देश दिए हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सांसद ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। तो मीडिया से बातचीत करते उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा वो जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर अधिकारियों का रवैया नहीं बदला तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल हुआ यूं कि अंबाला शहर में दिशा की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। तो बैठक के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा उस समय काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए जब उन्हें पता चला कि सांसद निधि क्षेत्र विकास फंड के तहत स्वीकृत विकास कार्य अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। अधिकारियों की इस लापरवाही पर सांसद का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्पष्ट निर्देश है कि जन कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिस मंशा से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जन कल्याण जन सेवा की सारी अनेकों योजनाएं चलाई हैं, इसका सीधा बेनिफिट प्रत्येक व्यक्ति को मिले और लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिले, ऐसा ही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, नायब सिंह सैनी जी का भी है, जो प्रयासरत रहते हैं कि हर व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खासकर विशेष तौर पे उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं कोई अफसर ये समझता है कि वे उसके अंदर रोड़ा अटकाएंगे या रास्ते में आएंगे तो वे उनकी गलत फहमी है।
उनको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए। ये नायब सैनी की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो जाएगा। डीसी अम्बाला भी संज्ञान नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, इस पर भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये जो भी विषय है डीसी अम्बाला के भी संज्ञान में लाया हूँ, और जो अनेकों अफसर आज की मीटिंग में नहीं आए उनके लिए भी मैंने नोटिस करने को बोला है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जिस आदमी का हनन होता है, जिस व्यक्ति का हनन हो रहा है अधिकारों का, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और अम्बाला के अंदर किसी का भी हनन नहीं होने देगा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शाहबाद स्थित मीरी पीरी संस्थान के कर्मचारी और डॉक्टर पिछले 3 महीने से वेतन ना मिलने से काफी ज्यादा नाराज है, और राज्य स्तरीय कार्यालय श्री गुरु रामदास निवास के बाहर कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी भी की। 3 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे मीरी पीरी संस्थान शाहबाद के कर्मचारी और डॉक्टर अब आर पार की लड़ाई पर पहुंच चुके हैं। सभी कर्मचारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के राज्य स्तरीय कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें केवल मौखिक नहीं बल्कि लिखित आश्वासन चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार भरोसा दिया गया है लेकिन वेतन जारी नहीं हुआ है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ये कहना है कि सिख जुडिशरी आयोग भी 1 सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 महीने बीत जाने पर अभी तक उनके खाते में 1 भी रुपया नहीं पहुंचा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कमेटी की ओर से लगातार टालमटोल की जा रही है। 3 महीने से सैलरी हमें मिल नहीं रही है। हमने सेवाएं काफ़ी देर तक रखी चालू, जितना हमसे हो सका, पर अल्टीमेटली जब कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने पूछा ही नहीं कि हमें भी सैलरी तो घर हमारे कैसे चलेंगे। हम हैं, सारे कर्मचारी हैं जिनके बिल्कुल 12-12, 15-15 हज़ार रुपये हैं, जिनको सारा इस पर डिपेंडेंट है। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनका और भी बुरा हाल है। वो कैसे करें, कब तक करें? जितना हमें हो सका, जितने सेवाएं हम कर सके, दे सके, उतना हमने दी। अभी भी दे रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, वो बंद नहीं हुई हैं, पर अपना रोष जताने के लिए हमने वहाँ पे काफ़ी रखी, अपनी धरना दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। जुडिशल कमीशन ने कहा कि जी इमीडिएटली 1 हफ्ते में इनकी सैलरी दी जाए। अभी तक उसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है। बस यही रिक्वेस्ट लेके सर आज प्रधान साहब के पास आ रहे हैं। देखो जी क्या डिसीजन लेते हैं, क्या हमको बताएंगे। एक बार आ चुके हैं, पहले भी प्रधान जी को नोटिस लेके गए थे। कहाँ हम दे चुके हैं पहले भी। आज दोबारा उनको रिमाइंड करने के लिए आए हैं कि जी हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, तो उनका ज़रा ध्यान करें। हरियाणा में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते गुरुग्राम की रफ्तार एक बार फिर से बंद हो चुकी है। दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 पर भारी जल भराव हो गया, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंस गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कई रूटों को डाइवर्ट भी किया। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह भी दी है। राजीव चौक से जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों को बाईं से मुड़कर SPR रोड का इस्तेमाल करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं हीरो होंडा चौक से आगे जाने वाले वाहन भी SPR रोड के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो वही एक बार फिर से भारी बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल भी खोल के रख दी है। थोड़ी देर की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ा। खासकर सेक्टर 10 से इलाके की सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ। राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कों पर पानी जम गया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। जलभराव के चलते लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगा। कई जगह जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। तो स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। लोगों का ये कहना है कि मानसून के दौरान हर साल ऐसी ही स्थिति यहां पर बनी होती है, जिसके चलते दैनिक जीवन और यातायात दोनों प्रभावित होते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए प्रदेश भर में चल रही सुपर 100 योजना को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के साथ GTC न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी कोचिंग लेकर IIT जैसे संस्थानों में एडमिशन ले सके। ये स्कीम हरियाणा में
बहुत सफल साबित हुई है। इस योजना का नाम सुपर 100 है। इसके बाद 200 तक बच्चों को कोचिंग दी जाने लगी है, लेकिन अब हर जिले में ये व्यवस्था शुरू कर 500 बच्चे इस योजना के तहत कोचिंग लेंगे। इस बार भी इसका अच्छा रिजल्ट आया है। इसके अलावा पंजाब की तुलना में उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, सुपर 100 कार्यक्रम में जो हिस्सा लेते हैं बच्चे, जिनकी प्रतिभा से भरे हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया पिछले दिनों में। आप कोई नाम बदल लें, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जो है बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं और अपने अपने लेवल पर जो है हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक सोच रही है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनका एक विजन रहा कि भाई जो हमारे गरीब के बच्चे हैं, अगर उनको आगे बढ़ना है, कंपटीशन में हिस्सा लेना है, प्रतिस्पर्धा आज हर उसमें है क्षेत्र में, तो हमारे बच्चे पिछड़े ना, हमारे बच्चे एजुकेशन की वजह से या उसकी तैयारी की ना होने की वजह से रह ना जाएं। तो सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए उन्होंने एक योजना चलाई और उसका नाम दिया सुपर 100। और सुपर 100 में बच्चों का चयन करके हम लोग लेके आए और जब सुपर 100 की जितनी भी तैयारी होती है, उनकी रहने खाने से लेके सब, आवास के से लेके सब सुविधाएं, आने जाने के किराए से लेके सब सुविधाएं वो सरकार देती है। तो हमारे बच्चों ने उसमें रिकॉर्ड तोड़ा, तो सरकार के हौसले बुलंद हुए और बुलंद होते ही हमने कहा कि अब 100 नहीं, अब लोग इसको 200 करेंगे। तो हमने उसको 200 भी किया। फिर पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि नहीं भाई, इसका थोड़ा दायरा बढ़ाना चाहिए, तो हमने उसको 300 किया। मगर 300 नहीं, 262-63 बच्चे उस वक्त आए थे। मगर अब जब 262-63 बच्चों ने जब अपना वो दिया, अभी जेई का मेन का जो आया था, एंट्रेंस आया था जो अभी, उसमें 235 बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ा मेंस में। तो हमारा हौसला बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनका तप अब दिखने लगा है। तो अभी सरकार ने निर्णय लिया, अभी बजट में ही पिछले दिनों, कि अभी हम लोग इसकी संख्या बढ़ाएंगे और इसको 500 तक लेके जाएंगे। तो अब हम लोग सुपर 100 में वो संख्या 500 कर रहे हैं। अब रही बात ये कि नाम बदलने की, सैकड़ों बच्चे आ गए हैं, अब इसको आगे क्या बोलेंगे, क्या कहा जाएगा। देखिए, सुपर 100 इसके नाम से चला है। अब हम लोग उसको सुपर 100 में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग इसके 2-3 सेंटर पॉइंट बनाएं और उस पर फिर हम लोग फोकस करें, पूरा हरियाणा हम लोग उसमें कवर करें। एक बार इस विषय में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बातचीत करनी है और जो इस सारे विषय को लेके चला रहे हैं हमारे जो टीम है, एक बार उनसे भी बैठ के चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या हमारे पास इतना बड़ा कोई कैंपस है कि जिसमें हम लोग 500 बच्चों की आवासीय व्यवस्था और ये सब चीज़ें कर सकें। अगर वो किसी एक जगह होगी तो एक जगह पे करेंगे, अगर अलग अलग जगह होगी तो फिर उसकी कोई और व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। मगर अभी तो कुल मिला के कि भाई हमारे पास बच्चे, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो बिना तैयारी के रह ना जाए, इसलिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी पड़ी है कि भाई हमारे बच्चे वो अलग अलग जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसमें क्लियर करके अपने फ्यूचर को बनाएं, उनके भविष्य में इस तरह की कोई अड़चन ना आए, उनके मन में कोई ये मलाल ना रहे कि अगर मेरी भी थोड़ी सी तैयारी हो जाती तो मैं ये काम कर सकता था, तो या कर सकती थी। तो हमने उनके लिए दरवाजे खोले हैं कि आप आइए, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अभी सुपर 100 से हम 200 पे गए, 300 पे गए, 500 पे गए, जरूरत पड़ी तो और भी आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बातचीत के लिए तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा थे, जो रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़, चंडीगढ़। नेशनल हाईवे 44 पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब दिल्ली से मुरथल जा रही एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। गनीमत लेकिन ये रही कि चालक और उसकी पत्नी ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली।
तो सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात लेकिन ये रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एक मृतका के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को लेकर मायके और ससुराल पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और पथराव में तब्दील हो गई। घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया गया। पुलिस की मौजूदगी में शव मायके पक्ष को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव पलवल के देवली गांव ले जाया गया। जानकारी ये सामने है कि खेड़ी थाना क्षेत्र बादशाहपुर गांव निवासी 27 वर्षीय अंजलि की सोमवार सुबह अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के दौरान मायके और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। मायके पक्ष का ये कहना था कि अंजलि का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव पलवल के देवली में किया जाएगा, जबकि ससुराल पक्ष का ये साफ साफ कहना था कि अंजलि उनके परिवार की बहू थी, इसलिए अंतिम संस्कार जो है वो अधिकार उनको है करने का। अंतिम संस्कार थाने का मामला था, वहाँ एक लड़की की मृत्यु हो गई। उस पर पंचायत इकट्ठी हो रखी थी, लड़का और लड़की पक्ष की। किसी बात को लेके उनकी कहासुनी होगी, गर्मा गर्मी होगी और ये सूचना थी कि पथराव हुआ है। ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल संयम से है, सब समझा दिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होगा और सब ठीक होगा, बिल्कुल समझा दिए, शांत है। सर, इस मामले में कोई मामला दर्ज हुआ है? हाँ, खेड़ीपुल थाना में एक मामला दर्ज क्या? कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर फूलगढ़ गांव के पास सीआईए 1 की टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी के पास से भी गोली निकल गई। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया। बदमाश को पहले पिहोवा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जो कि घायल था। यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो घायल आरोपी की पहचान संजय उर्फ दीपू रंधावा निवासी फौजी प्लांट के रूप में हुई है। तो पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। सीआईए के इंचार्ज प्रतीक कुमार ने ये कहा कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक आरोपी पैदल इलाके में घूम रहा है। टीम ने उसे रोकने की कोशिश भी की तो उसने पुलिस पर सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लग गई। बदमाश संजय उर्फ दीपू रंधावा हाल ही में पिहोवा निवासी एक फौजी के प्लॉट में हुए जानलेवा हमले के मामले में वांछित था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जिला परिषद के मेंबर सचिन कुमार निवासी सतोड़ा की हत्या की कोशिश भी की थी और इस वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही थी। 20/6/2026 को जो है इन 4 लड़कों ने ना पिहोवा सिटी एरिया में ना एक लड़के के ऊपर तेजदार हथियारों के साथ हमला किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन सीआईए 1 की टीम के द्वारा की जा रही थी। उस कड़ी में इन आरोपियों को तलाश करते करते हमारे सब इंस्पेक्टर शरणजीत, एएसआई नरेश, इनको जो है सूचना मिली थी कि जो है आरोपी उस्मानपुर के पास देखा गया है। तो उस आधार पर इसके ऊपर रेड की गई तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसके पांव पे गोली लगी है और इसके ऊपर पहले भी 5-6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के भी और लड़ाई झगड़े के भी, लूट डकैती के भी। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जैसे ही इसको डिस्चार्ज होगा उसके बाद और इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। पहले भी कोई वैसी वारदातें की? हाँ, पहले भी इसके ऊपर जो है संगीन वारदातों के जो है काफी अभियोग दर्ज है। फरीदाबाद के सेक्टर 4 इंडस्ट्रियल एरिया में शराब के ठेके के पास एक 38 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने है। परिजनों का यह आरोप है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। 4 से 5 लोगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, इसके बाद उसकी मौत हो गई। तो पुलिस का यह कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मेरा भाई का जी कुछ पैसों के चक्कर में इन सबसे लेन देन का चक्कर था, उन्होंने यहाँ पे बुलाया,
दारू पिलाया और उनको इतना 5-7 जनों ने इतना मारा कि वो मर गया ही भाई मौके पे। भाई का क्या नाम है? प्रभात नाम है, 38 साल उसकी उम्र है और 3 बच्चे हैं, दो लड़की बड़ी है जिसमें से अभी 1 साल भर की लड़की हुई है और 3 लड़की हैं। काम करते थे कंपनी सिद्धवाल में। पैसों का क्या लेन देन? पैसों का लेन देन, जो कोई मोबाइल का दुकान था वो क्या करते थे, कुछ कागज वागज बनाने के चक्कर में पैसा वगैरह लेते थे, वो काम नहीं करते थे, वही चक्कर था, टरका रहे थे वो। उन्होंने बोला पैसा ले ले, वो पैसा देने चक्कर बहाने इनको बुला कर लाया और सब, जबकि उसकी साइकिल की उसके दुकान पर ही खड़ी करवा के अपनी मोटरसाइकिल बैठा के यहाँ ले आया। 8:30 बजे की या 9 बजे की बात है। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों को किसी ने बताया, जब हम लोग वहाँ से चले, जब यहाँ देख रहे हैं उसको लेके आए, उसका गर्दन भी टूटा पड़ा था। डॉक्टरों के पास लेके गए, 2-3 हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने सबने मना कर दिया, बोल दिया कि एक्सपायर हो गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ।